माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय उपसभापति महोदय, I know my limitations in appropriation bills and I know the scope of appropriation bills. So within the scope, I will raise certain concern and issues of these bills. मैं विनियोग विधेयक के जो आज सरकार लेके आई है उसके ऊपर बात करते हुए माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ये बजट आया है उसका टोटल एक्सपेंडिचर 34,83,236 रुपीज है। दैट्स द टोटल एक्सपेंडिचर। और जो टोटल रिसिप्ट है वो है 11,40,576 करोड़। तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होगी उस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आपका एक्सपेंडिचर 34,83,236 करोड़ और आपकी इनकम 19,76,424 करोड़, दोनों के बीच का जो गैप है वो 11,40,576 करोड़। माने आप जो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट में आप जा रहे हो, और ये भी मुझे लगता है कि जब आपका एक्चुअल बजट के फिगर्स आएंगे तो इसको भी कहीं पार कर जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखूं कि आप जिस तरह से सरकार बजट बनाती है, हो सकता है बजट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर जो गैप हो जाता है दैट गैप इज टू हाई। आप देखिए, आपने 2021 का बजट में योर बजट रेवेन्यू डेफिसिट वाज 6,09,219 करोड़ और जब रिवाइज्ड किया तो आपने थोड़ा बहुत नहीं 6 लाख करोड़ से आप पहुंच गए 14,55,989 करोड़। तो अगर इसी गति से सरकार का बजट का जो रवैया रहेगा तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आप जिसकी बात करते थे कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी के सामने हम पॉजिटिव ले आएंगे, आज जो आपका रिवाइज्ड 2021 का है वो अगेंस्ट जीडीपी जो परसेंटेज है वो 5.9% है और आपका जो 21-22 का है वो 3.1% है। मान्यवर, कोरोना का मार चला, कोरोना की बीमारी की वजह से दिक्कतें आई, सिर्फ सरकार को नहीं आई है, इस देश के नागरिक को बहुत ज्यादा आई है और सरकार की यह जिम्मेवारी थी। लोग उम्मीद करते थे कि हमसे कहीं ना कहीं हमको फायदा कुछ मिल जाए। मान्यवर, मैं आपके जरिए यह हाईलाइट करना चाहता हूं इस सदन में कि इस सरकार ने जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है उसकी 2021 में क्या था 2,67,000 करोड़ यूनियन एक्साइज ड्यूटी थी। आपने 2020-21 में 2,67,000 करोड़ था, वहां से 3,61,000 करोड़ यूनियन एक्साइज कर दी है। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी वो आम आदमी के ऊपर, इस देशवासी के ऊपर जाएगी और खासकर ये मार पेट्रोल और डीजल। आप जीडीपी बढ़ाने की बात करते थे, वो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नहीं, पर गैस, डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। आप कॉरपोरेट्स के प्रति आपकी उदारता मैं समझ सकता हूं। जो कॉरपोरेट टैक्स है, एक्साइज जनरल सभी को असर करता है और जो कॉरपोरेट टैक्स है
वो आपका 2021 का जो बजट एस्टिमेट था वो 6,38,000 करोड़ था। नए बजट में आप 2021 रिवाइज्ड में आपने 4,59,000 कर दिया, माने कम किया है कॉरपोरेट को। मैं और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर सेंट्रल जीएसटी भी आपकी बढ़ रही है, आपकी एक्साइज बढ़ रही है, और सामने जब रिलीफ देने की बात आती है तो इस देशवासियों की इनकम को भी आप देखिए। कोरोना की वजह से देशवासी की इनकम पे कितना बड़ा मार पड़ा है, अगर इसका एस्टिमेट देखना हो तो आपके बजट से मिलता है। आपके बजट में जो आपका एस्टिमेट था 2021 में, उसको रिवाइज एस्टिमेट किया तो 28% इनकम टैक्स में जो आपका एस्टिमेट था वो कम हो गया है। ये दर्शाता है कि इस देशवासियों की इनकम में कितनी कटौती हुई है और किस मुश्किल के दौर से, कितनी मुश्किलों के बीच इस देश का आम नागरिक गुजर रहा है। आप कह रहे हो कि हम डी इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिस इन्वेस्टमेंट के रेट से आपका एस्टिमेट बताता है कि हम बेचेंगे 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपया आप ये बेच के लाने की बात कर रहे हो। दिस टारगेट इज 3.5 times higher than the disinvestment of rupees 50,304 crores in 1920। पता नहीं चलता है, हमारे वहाँ तो सौराष्ट्र में कहते हैं कि वंठेलो हो ये दिवाड़ू काढ़े बापनू वेचे। मतलब है कि जो बेटा ठीक नहीं होता है वो बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच के खाता है। और ये जो आप पीएसयूज को खत्म करते हो, मान्यवर, मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं, बहुत सोच के साथ आजादी के बाद पीएसयू बनाए गए। अगर आज आपका बीएसएनएल नहीं होता तो जो एक छोटा सा कस्बा या गांव है वहां के कोई आपका प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर वहां टावर नहीं लगाता, ये तो पीएसयू है तो वहां लगाता है। आपकी ट्रेन आप चलाते हो तो आप एक छोटे गांव के तक, वहां तक रेल ले जाने की कोशिश करोगे, कल को प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं होगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, और प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा तो इस देश के आम नागरिक को कोई फायदा नहीं मिलेगा। माने बेच के समृद्धि दिखाने के रूप से बाहर निकलना होगा। हमें सोचना होगा कि इस देशवासी को इस मुश्किल के समय में हम क्या करें। हम इस देश की संसद में बैठते हैं, मैं गया हूं और देशों में, यूरोप में गया हूं, जो पुराने बिल्डिंग्स बने हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। वहां वो धरोहर है हमारी। वो कहते हैं कि यहां हमारे बुजुर्गों ने बैठ के अच्छे काम किए हैं, उन्हीं की जगह हम बैठ के करेंगे। आप विस्ता प्रोजेक्ट को रोक लीजिए, पर जहां खर्च करना है वहां पे खर्च करने की जो जरूरत है वो कीजिए। आप क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था आपका, जब आप एप्रोप्रिएशन बिल लेके आए हो, आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स प्रोजेक्ट्स, वहां तो आप 18% की वृद्धि कर रहे हो। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा भारत अगर सही जगह पे कहीं बसता है तो वो गांवों में बसता है। हिंदुस्तान अगर कहीं बसता है तो गांवों में बसता है। उस रूरल लोकल बॉडीज के लिए आपका जो प्रावधान था वो 2021 में आपका था 69,925 करोड़, और आपने इस साल के नए बजट में रूरल लोकल बॉडीज को जो पैसे जाने चाहिए उसमें कटौती करके सिर्फ 44,901 कर दिया है। माने 13% से ज्यादा कटौती उस गांव के लोकल बॉडीज को मिलने वाले पैसों से की है।
उससे गांव बर्बाद होंगे, गांव की लोकल बॉडीज को फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। फर्टिलाइजर और सब्सिडी, पता नहीं मान्यवर, जिसको जगत का तात कहते हैं, जिसे अन्नदाता कहते हैं, जिसे किसान कहते हैं, हमारे देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, हम उद्योग प्रधान देश नहीं है, पर पता नहीं क्यों उन किसानों के ऊपर जिस तरह से इस सरकार का रवैया रहा है। इसी बजट में 21-22 में फर्टिलाइजर सब्सिडी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट 2021 में 1,33,947 करोड़ थी, वहां पे कैची चली है और वो कटौती करके 1,33,947 करोड़ से काट के आपने बजट 21-22 में सिर्फ 79,530 करोड़ ही कर दिया है। क्यों फर्टिलाइजर के ऊपर आप इतनी ज्यादा, और फिर कहते हो कि हम तो बहुत अच्छा काम, किसान भाई हमारे को समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया क्या हो गया? प्लीज। जो कोविड के लिए बात की गई है मान्यवर, पैसे भी बताए गए हैं बजट में। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आप सही फिगर देख लीजिए। जो 2 स्लॉट में वैक्सीनेशन होना है, आप जिस गति से चल रहे हो, आप उसको तेज रफ्तार नहीं कर रहे हो, तो आप अगर 100% को इसी रफ्तार से करोगे तो 18 साल लग जाएंगे, और 70% को करने जाओगे तो 12 साल 6 महीने लग जाएंगे। आप बाहर दे रहे हो। मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात मान लो। इस दिल्ली की उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि आप बाहर देश में दे रहे हो, बेच रहे हो, पर पहले इस देश में वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। यू आर सेइंग विल डू इट टुमारो, डू इट टुडे, इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे। ये बीते हुए कल को हो जाना चाहिए था, जो आप कह रहे हो कि हम आने वाले दिनों में करेंगे। मैं मान्यवर एक और फिगर आपको देना चाहता हूं। मानसिकता हमारी, हम नारी तू नारायणी की बात तो करते हैं, पर असल में करते क्या है? इस बजट में वेलफेयर ऑफ वीमेन, बजट 2021 में 1,43,462 करोड़ का आपका प्रावधान था वेलफेयर ऑफ वीमेन के लिए, महिला कल्याण के लिए। आपने रिवाइज्ड 2021 में और उसके बाद बजट 21-22 में जो कटौती की है, टू चेंज इन 2021 टू बिजनेस एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट 21-22 -26% हुआ है। इसका मान्यवर मैं आपके जरिए ये सदन के सामने बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, बजट होता है, मैं देख रहा हूं, बजट बहुत देखे मैंने, पर पुरानी परंपरा बदली थी। मैं जिस हाउस में मेंबर था वहां गुजरात में भी बजट की परंपरा बदली थी। इस हाउस में आया, पुराने बजट देखे, और इस बजट में और अभी कुछ सालों से आ रहे बजट को देखा तो ये परंपरा भी बदली। बजट लोगों के चिंता के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। बजट कभी इलेक्शन स्पीच नहीं हो सकता है, पर वो परंपरा बदल दी गई है। मैं आपके जरिए इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां चुनाव है, ऐसे 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, केरला हो, बजट स्पीच में उनके 2 बार या कैपिटल के 4 बार या उससे ज़्यादा बार नाम लिए गए हैं, और बाकी देश के यूनियन टेरिटरीज और स्टेट का नाम नहीं है। इलेक्शन ओरिएंटेड बजट नहीं हो सकता है। और वो भी यहाँ कहते तो हो,
बिहार का चुनाव था तब बड़े बड़े पैकेज या बड़ी बात हुई थी बजट में, वो फिर कुछ हुआ नहीं था। तो लॉलीपॉप कम से कम बजट में तो ना हो, ये उम्मीद हम जरूर रखते हैं। पैकेज मिला नहीं था, आपका चांस मिलेगा। प्लीज मैं समझ सकता हूं वहां के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, वो भी है, प्लीज डेफिनेशंस भी हैं। प्लीज माननीय उपसभापति महोदय जी, बिहार मैंने से उन्हें मेरा मना किया, विशेष हाँ। लगाव रहा है और मैं जानता हूं वहां का डीएनए से लेके सारी चीजें। तो मुझे कहलवाना चाहोगे तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज कोई और चीज आपको कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सभापति महोदय बैठे बैठे मांगते हैं तो फिर मुझे डीएनए और बीजेपी की डेफिनेशन नीतीश कुमार जी ने क्या कही थी सब कहना पड़ेगा हाउस में, अगर आपको चाहिए जवाब। Government also seems to have an eye on Goa Assembly, because Goa Assembly election is also due in 2022. 300 crore allocated for celebration of Goa's 50 years. हम भी चाहते हैं हो, जरूर हो, पर सब चुनाव आए तब घोषणा हो और बजट में घोषणा हो और चुनाव खत्म। चुनाव के वक्त जो हम कहते हैं ना, वो तो जुमला होता है, करना थोड़े ही होता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं प्लीज बैठकर बात ना करें, प्लीज। मैं जरूर ये कहूंगा कि न्यूट्रिशन, अभी यहाँ पे इस सरकार के एक मंत्री जी ने कहा था कि हम तो स्ट्रे डॉग को भी भूखा नहीं रहने देते हैं। वो हिंदी वर्ड शायद उनको मिला नहीं था तो गुजराती में कुछ लफ्ज यूज करके सेंटेंस किया था उन्होंने। पर बजट में जो चीजें दिखाई गई है और जो रियलिटी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो हमारा तैयार किया हुआ नहीं है ऑपोजिशन का, वो खुद कहता है कि द न्यूट्रिशन बजट इज ₹1000 करोड़, 27% रिडक्शन किया है। और आपका एनएफएचएस कहता है कि चाइल्डहुड स्टंटिंग में 13 राज्यों में बहुत सारे बच्चे पाए गए हैं और इनकी जो संख्या है वो 68.4 चिल्ड्रन है 13 राज्यों में। ये आपका सर्वे कहता है, मेरा नहीं है, एनएफएचएस का। ये सच्चाई है और इसकी बात मैं आपके सामने इसी के जरिए रखना चाहता हूं। महोदय, मैं जम्मू कश्मीर का भी जो विनियोग विधेयक आया है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। मान्यवर, पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध चल रहा था और पोरस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अलेक्जेंडर का सैन्य आगे बढ़ रहा था, पोरस हार रहा था, फिर भी उसने कहा था कि ताकत और बल के आधार पर किसी क्षेत्र पे कब्जा किया जा सकता है, पर जब तक वहां बसने वालों का दिल नहीं जीतोगे तब तक उसके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। माननीय गोहिल जी, आप माननीय गोहिल, हमें नाज है, हमें फक्र है। माननीय गोहिल जी, जम्मू कश्मीर हमारा, समय आपका खत्म होने वाला, कृपया कंक्लूड करें। समय खत्म होने वाला, कृपया दो मिनट। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमें नाज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी तक सब ने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में लोगों को दिलों को जीतने की कोशिश हुई और वहां पे लोगों के दिलों को जीत के, और इसी वजह से, और यही वजह रही, इसी वजह से मान्यवर वहां पे जो आतंकवादी के सामने लड़ते हुए शहीद होते हैं, वो मेरा हिंदुस्तान का वहां का रहने वाला मेरा सिपाही, वो मजहब के नाम पे अलग बात नहीं करता है, वो वहां पे इस देशवासी बन के रहता है और इस देश के लिए वो करता है। कंक्लूड करें। मैं मुझे 2 मिनट दे दीजिए। अरे ऑलरेडी आप अपनी पार्टी के दूसरे व्यक्ति का समय ले चुके हैं। ऑलरेडी 4 मिनट। मैं पुंडीचेरी पे एक बात करके मेरी बात खत्म करता हूं। प्लीज। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है,
इसका सम्मान होना चाहिए। आपने पुंडुचेरी में सरकार जो काम करना चाहती थी, चावल देना चाहती थी, उसको रोक लिया। हेलमेट का कानून है तो उसमें कुछ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और कर देते हैं। वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लोकल पौंडीचेरी के लोगों को हायर मेडिकल एजुकेशन में, एक सेकंड में सर, एक सेकंड में, तो मैं यही कहता हूं कि इसका सम्मान होना चाहिए। किसी आंदोलनजीवी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के चुनी हुई सरकार का अपमान नहीं होना चाहिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर सुधांशु